बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के सियासी रण को फतेह करने के बाद देहरादून लौट रहे हैं। सीएम के अभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो चंपावत उपचुनाव में विजय के बाद दून लौट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4:30 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां परेड ग्राउंड में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। स्वागत रथ में सवार होकर पार्टी दफ्तर जाएंगे सीएम, जहां पार्टी दफ्तर पर सीएम की जीत के लिए जश्न की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जश्न का कार्यक्रम रखा गया है और ये जो तैयारी है ये काफी समय से चल रही थी। जैसे ही नतीजे साफ आए और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए जहां ये नतीजे एक बड़ी खुशी लेकर आए हैं। हालांकि इस बार विधानसभा का चुनाव एक बहुमत के साथ जीता, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने अपनी सीट गंवा दी। इससे जश्न में कहीं ना कहीं खलल पड़ा था। लेकिन आज जो खुशियां हैं वो न सिर्फ चंपावत के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड भाजपा के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है। और चलिए ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रवि केंतुरा इस वक्त देंगे। रवि, 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीएम धामी दून पहुंच जाएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत है। चंपावत उपचुनाव के बाद जो जश्न चंपावत में था वही जश्न आज देहरादून में होगा। और मैं बता दूं कि जब पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचेंगे तो परेड ग्राउंड में वो उतरेंगे और ये भाजपा का महानगर कार्यालय है, जहां पर उनके स्वागत के लिए और जश्न के लिए ये जो स्वागत रथ है उसको तैयार किया गया है और जिसको सजाया गया है, क्योंकि इसी रथ पर सवार होकर यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर बाद भाजपा का प्रदेश मुख्यालय है। यहाँ से तमाम जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते हुए इस रथ से पुष्कर सिंह धामी सवार होंगे और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो मुख्यालय है उस मुख्यालय पर पहुँचेंगे। तो पूरी तैयारियां हैं। अगर आप देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी का जो ये स्वागत रथ है वो सजकर तैयार हुआ है। और इसके साथ ही साथ इस वक्त आप ये भी देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है, चाहे सीएम सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनकी बात करें, तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसी स्वागत रथ से सवार होकर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं ऊपर मौजूद है, वो लोग यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत रथ को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय जाएंगे। प्रदेश मुख्यालय की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है और वहाँ पर भी एक बड़ा जो जश्न का कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसकी पूरी तैयारियां हैं। और यहाँ पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग भी हैं देहरादून के, वो भी पुष्कर सिंह धामी का अभिवादन करेंगे। इस 2 किलोमीटर की दूरी पर पूरी सड़क की अगर बात करें तो हर जगह पर ये सड़कें सजाई गई हैं, जहाँ पर आप पूरे चाहे भाजपा के झंडों की बात करें या पुष्कर धामी के अभिवादन करने के पोस्टरों की बात करें, वो भी लगाए गए हैं। तो पूरी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने का इंतजार है, जो वो यहाँ पहुंचेंगे। तो उसके बाद यहाँ से उनका काफिला इस स्वागत रथ से सवार होकर बीजेपी के मुख्यालय जाएगा, जहां पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की ये सिर्फ जीत ही नहीं है, ये ऐतिहासिक जीत है और अभी तक की सबसे बड़ी मार्जिन के साथ। बिल्कुल। और रवि, वो तस्वीरें भी जरूर हम आपके माध्यम से देखेंगे जब पहुंचेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ से निरहुआ होंगे भाजपा के उम्मीदवार, रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार होंगे भाजपा के। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। भाजपा के आजमगढ़ से उम्मीदवार होंगे निरहुआ, जहां पहले से ही संकेत मिल रहे थे। निरहुआ एक तरह से यहां लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे थे और अब ये आधिकारिक एक तरह से ऐलान हो चुका है, जहां आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं आजमगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार निरहुआ हैं। आपको बता दें कि 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा था निरहुआ ने चुनाव, लेकिन वे ये चुनाव हार गए थे और जब आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव ने और इस वजह से उपचुनाव हो रहे हैं, तब निरहुआ को ही भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, इन दोनों नामों के साथ आजमगढ़ और रामपुर की सीट अपने पाले में करने के लिए बीजेपी की ये कोशिशें कैसी दिखती हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो निरहुआ ने 2019 का लोकसभा चुनाव काफी दमदार तरीके से लड़ा था आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ, और इसीलिए बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया। जब अखिलेश यादव ने अपनी सीट छोड़ी है तो दोबारा से उनको आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन सबसे दिलचस्प जो है वो रामपुर सीट रही है, क्योंकि रामपुर सीट की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया घनश्याम लोधी को। घनश्याम लोधी समाजवादी पार्टी से एमएलसी रहे और आजम खान के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, और अभी अगर बात करें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी में उन्हें समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया था, और बीजेपी ने इस बार उन पर दांव लगाया है कि घनश्याम लोधी चूंकि आजम खान के जितने भी करीबी हैं, जिनके आजम खान जिन पर विश्वास करते, उनमें उनकी अच्छी पकड़ है। तो रामपुर सीट जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से घनश्याम लोधी को उतारा है मैदान में। अब देखना है जब 23 जून को मतदान होता है तो क्या आजमगढ़ और रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते से लेकर बीजेपी अपने खाते में ला पाती है या नहीं। ठीक, शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून लौटकर आ रहे हैं, जिनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा और उसके बाद सीएम धामी पार्टी दफ्तर जाएंगे। चंपावत का रण फतह करने के बाद अब मुख्यमंत्री का विजय तिलक करने की बारी है। चंपावत उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत से भाजपा खेमा उत्साहित है। चंपावत ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। चंपावत ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। मुख्यमंत्री आज वापस देहरादून लौटकर आ रहे हैं, इसीलिए पार्टी कार्यालय पर उनके अभिषेक की तैयारी है। भाजपा ऑफिस पर वैसे तो कल ही जश्न का माहौल है, मगर ये जश्न आज और भी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौट रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब उसका जश्न देहरादून में भी होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में उतरेंगे, जिसके बाद भाजपा महानगर कार्यालय से इसी रथ में सवार होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रदेश मुख्यालय जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी की इस ऐतिहासिक जीत पर आज जश्न देहरादून में रखा गया है। 4:30 बजे परेड ग्राउंड में जब मुख्यमंत्री उतरेंगे तो यहाँ पर भी भाजपा के तमाम नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ से ये जो रथ यहाँ पर सजाया गया है, इसमें पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। यहाँ से ठीक अगर भाजपा मुख्यालय की बात करें तो 2 किलोमीटर यहाँ से भाजपा मुख्यालय है। पूरे मुख्यालय तक इस 2 किलोमीटर में सजाया गया है, जहाँ पर बीच बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस ऐतिहासिक जीत पर उनको बधाई देते हुए तमाम लोग नजर आएंगे। चंपावत में जिस तरह से 55,000 वोटों से मुख्यमंत्री की जीत हुई, उससे भाजपा खेमा उत्साहित है। कार्यकर्ताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। भाजपा दफ्तर पर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी है। भाजपा दफ्तर से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड जाएंगे। यहाँ पर सीएम के स्वागत में कार्यक्रम रखा गया है। चंपावत सीट पर हुए उपचुनाव में न सिर्फ सीएम 55,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, बल्कि भाजपा का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा है। यही वजह है कि भाजपा खेमा जश्न मना रहा है। आज शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री धामी परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। उसके बाद महानगर कार्यालय में जो ये रथ सजाया गया है, ये परेड ग्राउंड ले जाया जाएगा। वहीं से मुख्यमंत्री इस रथ में सवार होकर उनका तमाम लोग अभिनंदन करेंगे और इसी रथ में पुष्कर सिंह धामी के इस ऐतिहासिक जीत का जो जश्न है वो मनाया जाएगा। इसके बाद जो पूरा कार्यक्रम है वो प्रदेश मुख्यालय देहरादून में भाजपा ने रखा है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता भाजपा के मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ता उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि केंद्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और आगे बढ़ते हैं। सीएम के चुनाव जीतने के बाद अब दर्जाधारी बनाने की तैयारी है। दर्जाधारी मंत्री बनाने को लेकर भाजपा संगठन के बीच मंथन चल रहा है। धामी सरकार में जल्द ही हो सकता है 100 से ज्यादा दर्जाधारियों का ऐलान।
चरणबद्ध तरीके से धामी सरकार में बनाए जाएंगे दर्जाधारी मंत्री और इसे लेकर मंथन चल रहा है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विनोद, किस तरह से तैयारी चल रही है और क्या कुछ नाम अभी तक सामने भी आए हैं? बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री के चुनाव पर टिकी हुई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अपना चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद में भाजपा संगठन ने एक अपनी तैयारी जो दर्जाधारी मंत्री बनाने की है, उसकी कवायद में भाजपा संगठन के तमाम नेता जुट गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि 100 के करीब दर्जाधारी धामी सरकार में बनने जा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से बनेंगे, यानी ऐसा हो सकता है कि 25 लोगों की लिस्ट पहले निकलेगी, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो भाजपा संगठन के द्वारा जो लिस्ट निकलेगी वो चरणबद्ध तरीके से निकलेगी। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनको जो धामी सरकार में दर्जा प्राप्त करने की उनकी एक कोशिश है, जद्दोजहद है, वो बिल्कुल यहाँ देखने को मिल रही है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की परिक्रमा भी शुरू कर दी है। यानी ये माना विनोद, जाए कि इसका आधार क्या होगा? ये दर्जाधारी मंत्री बनाए जाने का आधार क्या होगा? बिल्कुल चलिए, शुक्रिया विनोद फिलहाल इस जानकारी के लिए। और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अभी यहाँ चर्चा चल रही है और देखना होगा कब तक ये सूची बाहर आती है। बढ़ते हैं आगे। जोशीमठ में आज भी व्यापारियों का बाजार बंद है। मांगे पूरी नहीं होने तक बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया है। जहां चारधाम यात्रा पर पुलिस प्रशासन की सख्ती से व्यापारी नाराज हैं और इसी के चलते ये ऐलान कर दिया गया। जोशीमठ में आज भी व्यापारियों का बाजार बंद करने का ऐलान लागू है और मांगे पूरी जब तक नहीं होती तब तक बाजार बंद रहेंगे, ये ऐलान किया गया था और आज अभी भी ये नजर आ रहा है। वो किसी भी व्यापारी की दुकान पे नहीं चढ़ सकता है, कोई भी। जो हमारा व्यापार मंडल 2 दिन से बंद है, उसका प्रमुख कारण ये है कि जो हमारी क्षेत्रीय एजेंसियाँ होती है, जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग हुई है, बाढ़ माफियों वाले होंगे या अन्य जो भी एजेंसी है, ये सीधे आके व्यापारियों के छापा मारती है, जबकि इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इनको पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष से वार्ता करनी चाहिए, व्यापार मंडल अध्यक्ष को विश्वास में करके फिर इनको दुकानों में जाना चाहिए। व्यापार मंडल फिलहाल तो व्यापारियों द्वारा जो मीटिंग हुई है अनिश्चितकाल के लिए बंद है। जब तक व्यापारियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक व्यापार मंडल अनिश्चितकाल के बंद ही रहेगा। आज डीएम साहब से हमारी वार्ता है, वार्ता के बाद जो भी निर्णय निकलेगा उसके बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष साहब जो निर्णय लेंगे वो सभी व्यापारियों के। तो आपने सुना कि किस तरह से व्यापारी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाती है तब तक इसी तरह ये बाजार को बंद रखेंगे। चारधाम यात्रा पर पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से ये नाराजगी व्यापारियों के सामने आई है। जोशीमठ में यहाँ यात्रियों के वाहन नहीं रुक रहे हैं और इससे इनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से ये विरोध किया जा रहा है और व्यापारियों का रोजगार इससे प्रभावित हो रहा है, ठप हुआ है। और इसी नाराजगी, इसी गुस्से की वजह से व्यापारियों ने कहा है कि जब तक ये सख्ती खत्म नहीं होती है, कम नहीं होती है, तब तक वे अपने बाजार नहीं खोलेंगे। जोशीमठ से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां आज भी व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है। अपनी मांगे पूरी ना होने तक बाजार बंद ही रहेगा। उनका कहना है कि यहां चारधाम यात्रा पर पुलिस प्रशासन जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है और इसी कारण जोशीमठ में यात्रियों के वाहन नहीं रुक रहे। अब वाहन नहीं रुक रहे तो इससे कारोबार नहीं चल रहा और ऐसे में उनका कहना है कि इससे पहले कोरोना काल में वैसे ही इनका रोजगार और इनका कार्य, इनका व्यापार प्रभावित रहा है। ऐसे में अगर अब रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने के बावजूद अगर प्रशासन सख्ती दिखाता है तो ये उसे स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी मांगों को लेकर ये डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक ढिलाई नहीं बरती जाती तब तक जोशीमठ में बाजार बंद रहेंगे। और यहाँ के व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं नैन सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नैन सिंह जी, आपकी कुछ मांगे और जो दिक्कतें हैं वो हमने जानी, लेकिन बतौर अध्यक्ष आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं कि क्या समस्या हो रही है और प्रशासन से आप बात करते हैं तो क्या जवाब मिलता है? देखिए, जिस दिन से चारधाम यात्रा मीटिंग शुरू हुई है उस दिन से लगातार प्रशासन द्वारा व्यापारियों का अनदेखी किया जा रहा है, जिस कारण बार बार प्रशासन से भी बात हो रही है जी। और सकारात्मक रवैया प्रशासन नहीं अपना रहा है, जिसके व्यापारियों को यहाँ पर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण ये पूरे व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद करके रोड पर आ गए हैं और धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। जी
नैन सिंह जी, हो सकता था कि इस सख्ती से आपका जो कारोबार है उस पर थोड़ा असर पड़ रहा था या ज्यादा असर पड़ रहा था, लेकिन इस तरह से बाजार बंद करने से पूरी तरह से ठप हो गया। तो कब तक ये इसी तरह बाजार बंद रहेंगे? क्या आपको लगता है कि जल्द ही ये मामला सुलझ सकता है? प्रशासन आपकी मांगों को सुन रहा है, विचार कर रहा है? कुछ मांगे प्रशासन ने हमारी सुन ली है और उसमें उप जिलाधिकारी जोशीमठ द्वारा हमें अवगत भी करा दिया गया है और हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है। ठीक है, तो कब तक हम उम्मीद करें, कब तक बाजार खुल सकते हैं? अभी हम यहीं तहसील प्रांगण में हैं, उप जिलाधिकारी जोशीमठ हमारे सामने हैं और हम अभी वार्ताई उस पर कर रहे हैं, आपको तुरंत अवगत करवा देंगे। धन्यवाद, एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उधर गंगोत्री धाम में स्नान के दौरान एक तीर्थ यात्री भागीरथी नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि यात्री भागीरथी नदी के घाट पर स्नान करने गया था और इसी दौरान वो पैर फिसलने की वजह से नदी में बह गया। नदी का बहाव काफी तेज था, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इसीलिए उसका कुछ भी सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि नदी के घाट पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौजूद नहीं थे। और अब एक खबर टिहरी से। शहीद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पुडोली पहुंचा। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में यहां लोग मौजूद रहे। 15वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे शहीद प्रवीण सिंह। पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में प्रवीण सिंह शहीद हुए और जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, उस दौरान लोगों के दिल में गौरव था उनकी इस शहादत को लेकर, लेकिन आंखें नम भी थी कि अपने इस युवा, इस जवान, इस बहादुर सैनिक को उन्होंने खो दिया है। शहीद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पुडोली पहुंचा। स्वागत है, एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है, जिसमें यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार को गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं है। बता दें कि जहां गैरसैंण में पहले ये सत्र होना था, लेकिन उसके बाद देहरादून इसे शिफ्ट किया गया और अब इसे लेकर कांग्रेस ने घेराबंदी की है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान आया है, कहा है कि सरकार को गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने शहीदों का अपमान किया है, जन भावनाओं का अनादर किया है। इनकी कथनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है और स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को गैरसैंण से, राजधानी से, ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो इन्होंने शगुफा छेड़ा था, वह चेहरा सामने आ चुका है और उनका गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं है। और अब एक हादसे की खबर मिल रही है देहरादून से। देहरादून की गुलर घाटी में 2 लड़के डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों लड़के गुलर घाटी में नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान वो पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार दोनों लड़कों के शवों को बरामद कर लिया गया। बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। उधर पिथौरागढ़ जिले में लगातार साइबर क्राइम और ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी चपेट में अधिकतर ग्रामीणों के साथ यहां ज्यादा पैसे वाले भी आ रहे हैं। ठग पैसों को जल्दी दोगुना करने के साथ हर महीने में अतिरिक्त धनराशि देने के झांसे में लोगों को फंसाते हैं। कुछ ही समय में 60 मामले साइबर क्राइम और 400 BC के दर्ज हो चुके हैं। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा अभी तक 60 FIR पंजीकृत की गई हैं, जो कि साइबर एक्ट के संबंधित हैं और साथ ही साथ 420 और जो वाइट कॉलर क्राइम की सेक्शन हैं उसके अंतर्गत लगभग 60 FIR पंजीकृत की गई हैं, जिसमें अभी तक 45 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 35 करोड़ का इसमें फ्रॉड की जो धनराशि है वो आंकलन की गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।